प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आज मैं आप लोगों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज के वर्तमान युग में अधिकार एवं कर्तव्य सिर्फ राजनीति विज्ञान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विकसित और उन्नत जीवन के लिए अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य जीवन का आधार स्तंभ होता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि मानव विकास के लिए अधिकार और कर्तव्य आवश्यक तत्व हो गए हैं। अधिकारहीन मानव आज जीवित नहीं रह सकता और अपने कर्तव्यों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि अधिकार एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर मनुष्य अपने कर्तव्यों के पालन में सक्षम होता है। अधिकार समाज की देन है। राज तो केवल इसे मान्यता प्रदान करता है। जिस अधिकार के पीछे सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होते हैं, उसी मांग को समाज स्वीकृत करता है तथा वही मांग अधिकार का रूप धारण कर लेती है। अधिकार एवं कर्तव्य समाज के दो पहिए हैं, जिससे समाज में शांति तथा सुव्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात जहां अधिकार है वहीं कर्तव्य है। इस चर्चा के उपरांत अधिकार के 4 तथ्य हम लोगों के समक्ष उभर कर आते हैं। पहला, अधिकार समाज की सृष्टि है, अर्थात अधिकार का निर्माण समाज के द्वारा होता है। जब मांगे समाज के द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं, तब वे अधिकार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। राज और समाज के निकट संबंध के कारण कुछ लोग अधिकार को राज्य की ही सृष्टि स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अधिकारों की सृष्टि राज द्वारा नहीं बल्कि समाज द्वारा होती है। तभी तो इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा था, राज अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उसे मान्यता प्राप्त करता है। दूसरा तथ्य उभर कर जो सामने आया है वो है, समाज के बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अधिकार का निर्माण सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से होता है। समाज से बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। जंगलों या पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले मनुष्यों द्वारा बनाए गए समाज में अधिकारों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वहां
प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर रहती है, और स्टेट ऑफ नेचर में कोई मांग नहीं होती। तीसरा तथ्य, अधिकारों का निर्माण सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से होता है। जिस मांग के पीछे सार्वजनिक भलाई निहित रहती है, केवल उसी को समाज का नैतिक बल प्राप्त होता है, और वह मांग समाज के द्वारा मान ली जाती है। तब अधिकार का रूप ग्रहण कर लेती है। हॉब्स ने भी इस संबंध में कहा है कि अधिकार तथा कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। चौथा और अंतिम तथ्य यह है कि इसमें अधिकार का महत्व उसके उपयोग में होता है। वैसे तो अधिकार के पीछे समाज की नैतिक शक्ति होती है, फिर भी राज शक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारों का पालन करवाए। अधिकार सार्थक भी हो सकते हैं जब राज्य उसके उपभोग के लिए उचित वातावरण का निर्माण करे। इस प्रकार हम लोगों ने अधिकार के 4 तथ्यों का अवलोकन किया। अब हम लोग अधिकार की क्या परिभाषा है, अधिकार किसे कहते हैं, इसके लिए इसकी परिभाषाएं जो भिन्न भिन्न प्रकार की है, उसका क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। इस संबंध में सबसे पहली परिभाषा हॉलैंड ने दी है। वो कहता है, अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को समाज के मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है। ग्रीन ने लिखा है, अधिकार वह शक्ति है जिसकी कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। मैकन ने इसकी परिभाषा में लिखा है, अधिकार सामाजिक हितार्थ कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिक के वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है। वाइल्ड ने इसकी परिभाषा संक्षिप्त परंतु सटीक दी है। वाइल्ड ने लिखा है, अधिकार कोई विशेष कार्य करने की स्वतंत्रता की युक्ति संगत मांग है। इन विद्वानों के अतिरिक्त कुछ भारतीय विद्वानों ने भी अधिकार को परिभाषित किया है। श्रीनिवास शास्त्री ने लिखा है, वास्तव में अधिकार वह व्यवस्था है जिसमें नियम या रीति शामिल होते हैं तथा जो किसी समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत है और जो नागरिक के उच्चतम नैतिक आचरण में सहायक है। बेनी प्रसाद ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल है। इसके अतिरिक्त हेनरी ने अपनी परिभाषा में लिखा है, मानव व्यक्तित्व के अस्तित्व और पूर्णता के लिए जो कुछ आवश्यक हो वही अधिकार है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के विभिन्न चिंतकों ने अधिकार को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जिन परिभाषाओं को हम लोगों ने चर्चा के द्वारा जानने का प्रयास किया, उन परिभाषाओं
के तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन से जो स्पष्ट होते हैं उसमें कुछ आवश्यक विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। जैसे अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग है। इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। इसमें समानता निहित है। नैतिक और सामाजिक आचरण का इसमें सम्मिश्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज का हित करना है। इसमें अधिकार का निर्माण राज के द्वारा नहीं होता बल्कि समाज के द्वारा होता है। यह एक विकासशील प्रक्रिया है। इसमें अस्मिता का अभाव पाया जाता है। अधिकार और कर्तव्य में चोली दामन का रिश्ता है। एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार हम लोगों ने इसकी कुछ विशेषताओं को जाना। अब हम लोग अधिकार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो विचारधाराएं हैं, जिससे मुख्य रूप से 5 सिद्धांत प्रचलित हैं, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके उत्पत्ति के संबंध में जो पहला सिद्धांत है वह है प्राकृतिक सिद्धांत, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकार मानवीय स्वभाव में निहित होता है। ये प्राकृतिक अधिकार मानव के जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज अथवा राज्य की स्थापना के पूर्व ही मानव ने इन अधिकारों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। हॉब्स ने मानव के सभी अधिकारों को नैसर्गिक माना है, जबकि लॉक ने मानव के कुछ अधिकारों को नैसर्गिक स्वीकार किया है। रूसो ने कहा है कि राज्य के जन्म होने के बाद मानव के सभी प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा जनरल विल में बदल दिए गए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 की घोषणा पत्र में भी इन प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि हम इसे नितांत सत्य मानते हैं कि परमात्मा ने सभी मानव को समान पैदा किया। हम यह भी मानते हैं कि परमात्मा ने सभी को कुछ अविच्छेद अधिकार प्रदान किए हैं। इससे स्पष्ट है कि मानव समाज
का निर्माण से पहले ही अधिकारों की खोज हो रही थी। मानव के कुछ प्राकृतिक अधिकार ऐसे हैं जो प्राकृतिक अवस्था से चले आ रहे हैं। इन सब अधिकारों को रक्षा के लिए ही मानव ने समाज का निर्माण किया, और जब समाज के द्वारा इन अधिकारों की रक्षा पूर्ण रूपेण संभव नहीं दिखने लगा, तब प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने राज्य का निर्माण किया, ताकि राज्य के द्वारा इनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अब हम लोग अधिकार की उत्पत्ति के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में जानेंगे। वैधानिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य का कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होता है। अधिकारों की सृष्टि राज्य करता है और उसका पोषण भी वही करता है। अधिकार प्राकृतिक देन नहीं है, इन्हें राज अपनी इच्छा से छीन भी सकता है। अर्थात वैधानिक अधिकार का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य की इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार हम लोगों ने वैधानिक अधिकार के बारे में देखा। अब हम लोग इसके उत्पत्ति के संबंध में जो तीसरा सिद्धांत है, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, उसके बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकार को ऐतिहासिक उपज मानता है। उदाहरण के लिए हम पुराने रीति रिवाज या परंपराओं को ले सकते हैं, जिनका लोग आदतन पालन करने लगते हैं और कालक्रम में वे अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ रीति रिवाजों को राज्य स्वीकार कर लेता है और उन्हें राज्य की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए अधिकार ऐतिहासिक परंपराओं का देन समझा जाता है। अब हम लोग जो चौथा इसका सिद्धांत है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, लोक कल्याणकारी अधिकार जो है का सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। बेंथम, मिल और लास्की का नाम इस सिद्धांत के समर्थकों में अग्रणी है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का आधार सामाजिक उपयोगिता, अर्थात जो अधिकार सामाजिक कल्याण के लिए नहीं है, वे अधिकार नहीं हो सकते। बेंथम ने कहा है, सामाजिक उपयोगिता से तात्पर्य अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का है।
इसलिए जिस अधिकार के द्वारा समाज का कल्याण होता है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता है, उसी को अधिकार के रूप में राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। प्रोफेसर लास्की ने भी इस संबंध में लिखा है कि यदि राज्य किसी वर्ग विशेष के हित में शासन करता है, तब इसका विरोध करने का नागरिक को अधिकार होना चाहिए। वह आगे कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना जनसाधारण कोई भी अपनी सर्वोत्तम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार हम लोगों ने 4 सिद्धांतों को देखा। अब हम लोग आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो सिद्धांत आते हैं उस सिद्धांत को व्यक्तिवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार नैतिक है। अधिकार मनुष्य के आंतरिक एवं वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक बाह्य अवस्था है। समाज के हरेक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिए उसके अंदर शक्ति भी रहती है। टी.एच. ग्रीन ने लिखा है, अधिकार का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। तात्पर्य है, अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने में निहित क्षमता का सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य है कि वह अपनी सारी क्षमता और शक्ति का स्वाधीनता पूर्वक विकास करे। आदर्शवादी सिद्धांत में अधिकारों का अस्तित्व समाज में होता है। अधिकार मानव स्वभाव में निहित है। प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य भी सन्निहित होता है। इस प्रकार हम लोगों ने अधिकार की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित 5 सिद्धांतों का संक्षेप में अध्ययन किया, वर्णन किया। अब हम लोग अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकारों के वर्गीकरण हम लोग 4 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार तथा चौथा वैधानिक अधिकार, जिसमें नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार भी निहित है। अब हम लोग सबसे पहले
प्राकृतिक अधिकार के बारे में संक्षेप में जानेंगे। यह अधिकारों के सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका उदय प्राचीन यूनान में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है, इसलिए स्वतः प्रामाणिक सत्य है। यह बात इस बात पर भी बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना के पहले से ही मानव के साथ रहे हैं या मानव उसका उपभोग करता रहा है। लॉक के सिद्धांत में भी इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। लॉक इस सिद्धांत का प्रवर्तक रहा है। उसने भी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है तथा उस अवस्था में प्रचलित कानूनों के बारे में लिखा है। इस सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार अधिकार भाववाचक नहीं होता है, यह केवल व्यक्तिगत भी नहीं होता है। अधिकार समाज में ही पैदा और लागू होता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी इस सिद्धांत ने इस धारणा को महत्व प्रदान किया कि मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों को अपनी जीवन रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मिला था, जिसका प्रयोग कर लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती थी। इसका दूसरा प्रकार है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो समाज की नैतिक धारणा पर आधारित होते हैं, जैसे शिष्टाचार, सदाचार तथा छोटे बड़ों का ख्याल रखना, रीति रिवाजों और परंपराओं का ये विकसित रूप होते हैं। मनुष्य अपना नैतिक कर्तव्य समझकर इन अधिकारों का पालन करता है। इसीलिए इनके पालन का आधार राज्य की शक्ति नहीं होती। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ये अधिकार वैधानिक रूप ग्रहण कर लेते हैं तथा मानव समाज के द्वारा खुद के कल्याण के लिए अपनी नैतिकता का प्रयोग कर इस प्रकार के अधिकारों को अस्तित्व में रखा जाता है। तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार के बिना सभ्य और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति रहती है। यदि सरकार इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है तो न्यायालय इसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से देशों ने अपने
संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल कर उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान में भी नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अर्थात धारा 352 लगाने के उपरांत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। मूल संविधान में भारत के नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में किए गए थे के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संशोधित करते हुए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर वैधानिक अधिकार के अंतर्गत लाकर रखा गया। इस प्रकार मौलिक अधिकार राज्य अपने संविधान के द्वारा नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा के लिए देता है। चौथा है लीगल राइट्स। वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है और जिनकी रक्षा राज्य के कानून द्वारा होती है। लीकॉक ने वैधानिक अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वैधानिक अधिकार वह विशेषाधिकार है जिसका प्रत्येक नागरिक अपने सह नागरिकों के साथ उपभोग करता है, जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और उसी सत्ता द्वारा उसकी रक्षा भी होती है। वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले को राज्य दंड देता है। जैसे जीवन का अधिकार व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, इसलिए यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो वह दंड का भागी बनता है। वैधानिक अधिकार को 2 हिस्सों में विभक्त कर इसका अध्ययन किया जाता है। पहला हिस्सा है सिविल राइट्स और दूसरा हिस्सा है पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स के अंतर्गत नागरिक अधिकार जो राज्य के द्वारा व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों को प्रदान किए जाते हैं। इस आधार पर राज्य के नागरिकों को रक्षा प्रदान की जाती है तथा उसकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। वर्तमान समय में नागरिक अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अपने इच्छानुसार
जीवन के प्रयोग का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, धर्म को पालन करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार, समानता का अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, आदि शामिल है। अब हम लोग राजनीतिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक अधिकार के द्वारा ही नागरिक राज्य की शासन प्रणाली में भाग लेता है। राजनीतिक अधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिन्हें राज्य अपनी प्रभुसत्ता में भागीदारी बनाना चाहता है। जहां राजनीतिक अधिकार सिर्फ अपने देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, वहां नागरिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हम जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उनमें मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, प्रतिरोध करने का अधिकार तथा अधिकारों को लागू करने का अधिकार शामिल है। इस प्रकार इस चर्चा के निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं कि अधिकार की अवधारणा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। एक अधिकार विहीन व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। विश्व के जनतंत्रीय संविधानों में मूल अधिकारों की घोषणा इन्हीं उद्देश्यों के कारण की गई है। इसलिए ऐसा उपाय होना चाहिए कि नागरिक अधिकारों के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना हो और इसके लिए नागरिकों को भी सदा सजग रहना चाहिए। लास्की ने कहा है, यदि सरकार की आज्ञाएं उचित और न्याय संगत ना हो तो नागरिकों को उनके विरुद्ध विद्रोह करने का कर्तव्य हो जाता है। इस प्रकार अधिकार मानव जीवन की उन्नति और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अधिकार के बिना मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। जिन उद्देश्यों के कारण मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया था, जिसमें स्वतंत्रता और संपत्ति तथा जीवन की रक्षा की भावना निहित थी, उसमें कामयाब तब तक नहीं हो सकता है जब तक स्वतंत्र होकर वह अपने अधिकारों का प्रयोग ना करे।
इस प्रकार हम लोगों ने अधिकार के विषय में जाना। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे तथा वर्तमान समय में विश्व में फैले कोरोना वायरस से बचाव के उपायों पर पालन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ दूसरे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। शुक्रिया।